गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि लेखक कितना ब्रिलियंट होता है। लेखक छोटी सी घटना को इतना बढ़ा चढ़ा करके बता सकते हैं कि उनसे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। आज की इस कहानी भी इसी प्रकार से है, जिसमें कवि अपनी आप बीती बता रहे हैं। वो कहते हैं, मुझे यह ज्ञात नहीं कि हम में से किसने पहले गाड़ी पर प्रवेश किया था। वास्तव में मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हुआ था कि वह कुछ समय पहले से ही गाड़ी में है। यह लंदन से मिडलैंड के 4 शहर में से एक नगर के लिए जाने वाली अंतिम गाड़ी थी। यह प्रत्येक स्टेशन पर रुकने वाली गाड़ी, अत्यंत धीमी चलने वाली गाड़ी और उन गाड़ियों में से एक थी जो आपको पूर्ण जीवन का पूर्ण आनंद का बोध कराती। जब यह चली तो वह काफ़ी भरी हुई थी, परंतु जैसे जैसे नगर के बाहर रुकते रुकते आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे एक एक और दो दो करके यात्री उतरते गए। धीरे धीरे लंदन की बाहरी सीमा को छोड़ने के समय तक मैं अकेला रह गया था, या मुझे लगा था कि मैं इस ट्रेन में अकेला हूँ। उस गाड़ी में अकेले होने में स्वतंत्रता का एक सुखद आभास होता है, जो रात में शोर मचाती, झटके देकर हिलाती हुई चलती है। यह बड़ी सुहावनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता होती है। आप जो भी चाहें कर सकते हैं। आप जितनी ज़ोर से चाहें अपने आप से बातें कर सकते हैं। आप सिर केवल खड़े हो सकते हैं। आप गाने गा सकते हैं। आप तर्क वितर्क कर सकते हैं। आप अपने विरोधी पर प्रहार कर सकते हैं। आप चाहें तो खेल खेल सकते हैं। आप चाहें तो तमाम प्रकार के ऐसी चर्चाएं हैं जो खुद से कर सकते हैं और कोई आपको जान तक नहीं पाएगा। यहाँ तक कि आप गोल्फ भी खेल सकते हैं। आप बिना रोक टोक के गाने भी गा सकते हैं। फर्श पर कंचे भी खेल सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को विरोध का अवसर दिए बिना खिड़की खोल सकते हैं, उसे बंद कर सकते हैं। आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या दोनों को बंद कर सकते हैं। वास्तव में आप उसे खोलते हुए और बंद करते हुए अपनी आज़ादी के अनुसार समारोह मना सकते हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार डिब्बे के किसी भी कोने में बैठ सकते हैं और बारी बारी से सभी का उपयोग करके देख सकते हैं। आप गद्दों पर पूरी तरह पसर कर लेट सकते हैं। आप चाहें तो हर एक कोने पर, हर एक किनारे पर बैठ करके हर एक सीट का आनंद ले सकते हैं। आप गद्दों पर पूरे पसर कर लेट सकते हैं और ब्रिटिश राज्य के सुरक्षा अधिनियम, डोरा के नियमों और उसमें निहित भाव को भी तोड़ सकते हैं और उसमें सुखद का एहसास कर सकते हैं। इस अधिनियम को यह मालूम भी नहीं होगा कि उसका हृदय तोड़ दिया गया है। आप इस अधिनियम से आसानी से बचकर निकल भी सकते हैं। उस रात मैंने इनमें से कोई भी काम नहीं किया। वे सब मेरे ध्यान में ही नहीं आया। जो मैंने किया वह अति साधारण था। जब मेरा अंतिम सयात्री नीचे उतर गया, तब मैंने अपना समाचार पत्र निकाला और उसको पढ़ने लगा। अपने हाथों और अपने पैर को फैलाकर अंगड़ाई ली। खड़े होकर खिड़कियों की तरफ बाहर देखा। ग्रीष्म ऋतु की उस शांत रात्रि को देखा जिसमें होकर मैं यात्रा कर रहा था। दिन की धुंधली रोशनी अर्थात संध्या काल के हल्के प्रकाश को देखा, जो अभी उत्तरी आकाश में जाते जाते रुका हुआ था। मैंने सिगरेट उठाया, उसे सुलगाया और थोड़ी देर तक पिया और पीने के बाद फिर एक किनारे पर जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। तभी मुझे एहसास होता है कि उस ट्रेन में मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ कोई और था, जो मेरा सहयात्री था, जो मेरे साथ यात्रा कर रहा था। वो चारों तरफ से घूम करके आता है और मेरी नाक पर बैठ जाता है।
मैंने उसे उड़ा दिया। उड़ने के बाद और फिर वो एक राउंड एक ट्रेन का पूरा चक्कर लगाता है, उस वोगन का चक्कर लगाता है और फिर आकर के मेरी गर्दन पर बैठ जाता है। मैंने उसको फिर से उड़ा दिया। मुझे बुरा लगा, मुझे लगा कि ये मेरा पर्सनल फीलिंग्स को डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया, यह सोच करके कि यह छोटा इंसेक्ट है, इसको भी जीने का अधिकार है। वो उछल कर हट गया, फिर डिब्बे में पुनः एक चक्कर लगाता है और आकर के मेरे हाथ पर बैठ जाता है पूरी धृष्टता के साथ। अब मुझे लगा कि ये बहुत गलत है। मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ, मेरा विशिष्ट व्यक्तित्व अपरिचितों के गुदगुदाने से अशिष्टता पर रोष प्रकट करता है। मुझे गुस्सा आता है और मैंने उसे ब्लैक कैप अर्थात सेंटेंस टू डेथ, मैंने ये सोचा कि मैं एक न्यायाधीश हूँ और मैं इसे मौत की सज़ा देता हूँ, क्योंकि इसके बहुत से अपराध हैं और इसके अपराध के लिए इसे सिर्फ मृत्युदंड ही बनता है। न्याय की यही मांग है और न्यायालय इसे मृत्युदंड प्रदान करता है। तुम्हारे विरुद्ध अनेक आरोप हैं, तुम आवारा हो, जनता को कष्ट देने वाले हो, तुम बिना टिकट यात्रा कर रहे हो, तुम्हारे पास भोजन के लिए कूपन भी नहीं है, इन सब के लिए तुम गैर कानूनी सिद्ध होते हो और तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने उसे मारने की सोची, उछलकर पेपर लेकर दौड़ा मारने के लिए, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पाया। तब मुझे लगा कि मुझे बिल्ली की तरह एक किनारे पर बैठ जाना चाहिए और फिर जब वो नीचे आएगा तो मैं एक छलांग लगाकर उसका शिकार कर लूँगा। लेकिन मेरा पूरा प्रयास व्यर्थ रहा। वो मेरे साथ खुलकर चतुराईपूर्वक खेल रहा था, एक सांड की तरह, एक मेटाडोर की तरह। जैसे वृषहंता होता है जो मारने वाला खिलाड़ी क्रुद्ध सांड के चारों ओर करतब दिखाता है, यह स्पष्ट था कि वह आनंद ले रहा था। इसी बात से उसने मेरी शांति भंग की थी। उसे थोड़े से खेल की इच्छा थी और ऐसा बढ़िया सा खेल हो रहा था जैसा इस विशाल भारी भरकम पवन चक्की जैसे प्राणी के द्वारा पीछा किया जाना हो। इसका स्वाद इतना अच्छा हो कि निसहाय मूर्ख प्रतीत हो रहा था मैं अपने आप में। काफ़ी देर तक मैंने उसके विषय में सोचा, फिर फाइनली मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं तो उदार व्यक्ति हूँ, मैं उदार हूँ। अगर मैं अपनी उदारता को फिर से सिद्ध कर देता हूँ तो मेरा खोया हुआ सम्मान मुझे वापस मिल जाएगा। क्यों ना मैं उसको फॉरगिव कर दूँ, मैं उसको क्षमा कर दूँ, और क्षमा ही व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण है। इसलिए अब मैं उससे कहता हूँ कि मैं तुम्हारा मृत्युदंड वापस लेता हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं मार सकता, इसलिए तुम्हारा पुनरुद्धार कर सकता हूँ। मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, अर्थात तुम्हें छोड़ रहा हूँ, और मैं इंसान हूँ, जो बात कहता हूँ उस पर अडिग रहता हूँ। मैंने कहा, मूर्ख, तुमने स्वयं को मेरे हाथों में समर्पित कर दिया है। वो आया और मेरे पेपर के बीच में बैठ गया। लेकिन फिर क्या होता है दोस्तों, विचारों की साप्ताहिक पत्रिका में दोनों ओर से एकदम बंद करते हुए एक शव की तरह मैं उसको चिपका सकता था, जो दोनों लेखों के बीच चिपक जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। परंतु मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैंने कहा उससे कि मैंने तुम्हारा पुनरुद्धार किया है, और मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ कि जब यह विशाल प्राणी कुछ कहता है तो इसे करके दिखाता है। और इसके अतिरिक्त अब तुम्हें मारने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं है। तुम्हें और अच्छी प्रकार से समझने के पश्चात मुझे तुम्हारे प्रति अपनापन महसूस होने लगा है। मुझे लगता है कि सेंट फ्रांसिस ने तुम्हें अपना छोटा भाई कहा था। मैं ईसाई उदारता और दृष्टता के साथ इतना आगे नहीं बढ़ सकता, परंतु मैं इससे अधिक दूर का संबंध मानता हूँ। भाग्य ने गर्मियों की इस रात्रि में सह्याद्री बना दिया है। मैं तुम्हें रोचक लगा हूँ और तुमने मेरा मनोरंजन भी किया है। एहसास दोनों से है, इस मौलिक तथ्य पर आधारित है कि हम दोनों नश्वर प्राणी हैं।
जीवन के सुखद क्षण तथा दुखद पहलू दोनों ही समान रूप से हम दोनों में विद्यमान हैं। मैं समझता हूँ कि तुम मुझे अपनी इस यात्रा के संबंध में कुछ नहीं बता सकते हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैं स्वयं आश्वस्त नहीं हूँ कि मैं अपनी यात्रा के संबंध में अधिक जानता हूँ भी या नहीं। यदि इस पर विचार किया जाए तो हम बहुत अधिक एक समान हैं, केवल एक आभास जो कभी है और कभी नहीं भी है। रात के प्रकाश से प्रकाशित गाड़ी में आते हुए, थोड़ी देर प्रकाश के चारों ओर फड़फड़ाते हुए और रात में ही बाहर चले जाते हुए। शायद तभी मैं देखता हूँ रात आगे जा रही है और कोई बुलाते हैं, कोई कहते हैं श्रीमान आज आगे जाना है क्या। मैं इतना उस मॉस्किटो की याद में, मॉस्किटो के बारे में सोचकर इतना डूब गया था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि मेरा स्टेशन आ गया था जहाँ पर मुझे उतरना था। तभी मेरा एक परिचित कुली जो मुझे अक्सर जानता था, मेरे सामान को अक्सर उतारता था, उसने मुझे देखा। मैं नींद में आ गया था, उसको एहसास हुआ कि लगता है मुझे नींद आ गई है, इसलिए उसने मुझे दूर से आवाज़ लगाई कि सर आज रात को आगे जाना है। खिड़की पर आवाज़ ने कहा। वह एक सहयोग करने वाला कुली था जो मुझे संकेत दे रहा था कि यह मेरा स्टेशन है। मैंने उसे धन्यवाद किया और कहा कि मैं झपकी ले रहा हूँगा। अपना टोप और छड़ी लेकर गर्मियों की सुहावनी रात में बाहर चला गया। जैसे ही मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, मैंने देखा उस सहयात्री को लैम्प के चारों तरफ पुनः फड़फड़ाते हुए। तो ये थी छोटी सी कहानी गाइस, इसको पढ़िएगा, समझिएगा। अभी तक के लिए थैंक यू।